हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे फाउंडेशन, गेट फाउंडेशन जो है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट गेट फाउंडेशन क्लासेस फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल स्टूडेंट्स। तो अब गेट एग्जामिनेशन क्या है और इसमें क्या चीज़ रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो गेट जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेनली बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप गेट थर्ड ईयर में भी दे सकते हो और फाइनल ईयर में भी, दोनों में। या तो थर्ड ईयर में दो, उसके बाद फिर आप देखो कि आपकी इम्प्रूवमेंट आप कहाँ पे हो थर्ड ईयर में, और फिर फाइनल ईयर में आप इसको दे सकते हो और फिर आप आगे एमटेक परस्यू कर सकते हो किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में, मतलब आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में, ठीक है। तो ये जो है गेट का जो है यहाँ पे इसका कंसेप्ट है। तो मेनली गेट में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट जो होता है आपके बीटेक का फर्स्ट ईयर भी होता है इसमें, मतलब जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। आपका सेकेंड ईयर भी होता है इसमें, आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें, और जो फाइनल ईयर का भी होता है इसमें, जो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेनली जो है वो फोर्थ सेम में, हाँ डिस्क्रीट जो है आपका फोर्थ सेम में ज़्यादातर देखने को मिलता है हर किसी यूनिवर्सिटी में। तो जो है तो यहाँ से और यहाँ से, अब देखो यहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। फर्स्ट सेम का आपका मेनली M1 होता है, मैथमेटिक्स 1, जिसमें इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है। अभी हम जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ओवरव्यू देखो। सेकेंड ईयर में होता है आपका M2, थर्ड ईयर में होता है आपका M3 और फोर्थ ईयर में आपका होता है M4। ये मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूँ। अब M1, M2, M3, M4 सब कुछ नहीं होता, बस कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे यहाँ से कैलकुलस आ जाता है, यहाँ से आपका मैट्रिसीज आ जाता है, ठीक है, मैट्रिसीज एंड डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ से M4 से आपका आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। डिस्क्रीट जो है जिसमें सेट्स आता है, जिसमें ग्राफ्स आते हैं और बहुत सारे जो टॉपिक्स वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है गेट, ये निचोड़ होता है कि आपने इन 4 सालों में क्या गेन किया है। और ये जो पेपर आता है गेट का, ये एक्चुअली क्या होता है, सिंपली होता है। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है, याद रखना, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप गेट बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो गेट में जो है क्वेश्चंस जो है, सपोज यहाँ पे आते हैं, ये लेवल होती है गेट की। क्वेश्चंस हमारे यहाँ से इस लेवल से पूछे जाते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है गेट के क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका ये चीज़ जो है, ये हिस्सा जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए हम फाउंडेशन क्लासेस इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके फाउंडेशन क्लासेस यहाँ पे होंगे जहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कस होगा। अब इसका सिलेबस मैं देख लेता हूँ। देखो सिलेबस में इसमें क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है इसमें आपका मेनली आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट में क्या आ जाता है, जैसे प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक डिजाइंस होते हैं, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, पार्शियल ऑर्डर्स एंड लैटिसीज, ये सभी आता है डिस्क्रीट में। मतलब जिसको हम बोलते हैं M4 बोलते हैं ना, उसको सेमेस्टर 4 में होता है वो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं M4। रहा सवाल फिर लीनियर अलजेब्रा का, किसका? लीनियर अलजेब्रा। देखो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस आ जाएगा, डिटरमिनेंट, जैसे मैंने कहा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स एंड LU डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये कुछ जो है टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ बस मैथमेटिक्स का भी। तो डिस्क्रीट तो आ गया M4, M2 भी आ गया। अब देखो M1 आ जाएगा, आ गया। कैलकुलस में है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है, सब कुछ। तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसे रिवाइज भी करेंगे। मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम और आता है इंटीग्रेशन। चलो ये हो गया M4, ये हो गया M2। अब है M3। देखो M3 में क्या आता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो तो यहाँ पे स्किप हुए हैं।
यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जहाँ पे सैंपल साइज हमारा शॉर्ट होता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारा सैंपल साइज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी, ठीक है। और उसके बाद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हुआ मैथमेटिक्स का, किसका मैथमेटिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारा डीसीएलडी, डीसीएलडी है ना, ये याद है डीसीएलडी। तो डीसीएलडी में आपका बूलियन अलजेब्रा आ जाता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पे, मिनिमाइजेशन, नंबर्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स एटसेट्रा। और आता है सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, सीए जो होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस मोड्स, एएलयू क्या होता है, डेटा पाथ, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन हजार्ड्स, मेमोरी हायरार्की, यहाँ पे कैशे आ जाता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट। और ये जो कैशे है ये भी मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें एक दिन लगेगा, पूरा जो है कैशे का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डीएमए मोड्स जो होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और ये समझ आता है किसमें, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अब देखो प्रोग्रामिंग, ये जो हो गया उप्स, आपको पता है उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उसमें आ जाता है प्रोग्रामिंग जो है सी, क्या जाता है सी, तो इसमें आ जाता है सी। फिर उसके बाद एरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट जो आपका ये है, डिस्क्रीट, बाइनरी, हीप सॉर्ट्स, ग्राफ्स पढ़ने हैं उसमें। उसके बाद आ जाता है एल्गोरिदम्स, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग, हैशिंग। उसके बाद आ जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम, डिज़ाइन टेक्निक्स, ग्रीडी मेथड, ठीक है। बाकी डिवाइड एंड कनकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये आ गया हमारा एल्गोरिदम्स का। आगे बढ़ो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों की सप्ली आ जाती है इसमें, ठीक है। क्यों इसमें क्यों सप्ली आ जाती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमें लगता है इजी है, लेकिन फिर जब ऑटोमेटा पे पहुंचते हैं हम, ठीक है, ऑटोमेटा, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमें। और ऑटोमेटा का फादर कौन है मुझे कमेंट से बताना। चलो, कंपाइलर डिज़ाइन, कंपाइलर डिज़ाइन ये भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, ठीक है, ये थ्योरी है, चलो ये भी पढ़ेंगे। डेटाबेसेस हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनल मॉडल्स है, रिलेशनल अलजेब्रा है, टपल कैलकुलस है, सीक्वल है, और बहुत सब कुछ है यहाँ पे। और है फाइनली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, विच इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे OSI, TCP/IP मॉडलिंग, हर किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारे कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे यहाँ से हो गया इथरनेट, ब्रिजिंग, राउटिंग कैसे होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, IP एड्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट, IPv4, IPv6 भी पढ़ेंगे, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, NAT, ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे UDP पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, UDP, TCP, IP, फिर पढ़ेंगे DNS, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ईमेल्स क्या होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सिलेबस। तो सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रुथ कि ये वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट है एक्चुअली। इसीलिए मैंने जो है ये जो सीरीज़ है अभी से स्टार्ट कर दिया। आपके पास बहुत टाइम है अभी, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर आपका फेब में और मार्च में इसका एग्जामिनेशन होता है, तब तक हमने 2 रिवीजन किए होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ का आज का सिलेबस। और अब है यहाँ पे, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसका सब कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। किसके बारे में, सेट्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैं रब कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखो सेट्स, अब मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स तैयार किए हैं सेट्स के, ठीक है। अब सेट क्या होता है, सेट पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेट्स, क्योंकि सेट्स भी है सिलेबस में, अभी हमने देखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेट्स है, सेट्स। तो हाँ, अब देखेंगे सेट्स क्या होता है।
पहले देखिए सेट क्या होता है। सेट, SET, सेट, सेट क्या होता है? देखो, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सेट, ये तो हमें पता चला कि ये सेट है, तो सेट का मतलब क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? देखो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। देखो एग्जांपल है यहाँ पे ऑड, एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जो है कौन कौन से हैं? तो इसका मतलब क्या है? तो नेचुरल नंबर्स हमें आते हैं 1 से लेके फिर इन्फिनिटी तक। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से? 1, 2 है नेचुरल नंबर लेकिन ऑड नहीं है, तो 3 आ जाएगा, उसके बाद ही 5 आ जाएगा, और 7 आता लेकिन यहाँ पे है लेस देन 7। तो फाइनली मेरा सेट बना 1, 3 एंड 5। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। बोथ ऑफ देम मेक सेंस, राइट। तो यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड क्या है कि आपको ऑड, यहाँ पे डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में भी आपको ऑड निकालने हैं, ठीक है। तो 1, 3 एंड 5, आप कहीं पे भी जाओ दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी इंसान से पूछो कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 क्या है, वो आपको सिंपली बताएगा 1, 3 एंड 5, अगर उसे नॉलेज हो मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये कहीं पे चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इफ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, 1, 3, 5 सेम रहेगा। आप किसी इंसान से पूछो, मैथमेटिशियंस वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से मैथमेटिशियंस को लाओ, उनसे पूछो कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 बताओ, सभी बोलेंगे 1, 3, 5, ठीक है। सभी बोलेंगे 1, 3, 5। तो इसी का मतलब है कि a set is a well defined, this is already defined, ये मैथ्स के रूल में है। जब मैथमेटिक्स के रूल लिखे गए तो उसमें नेचुरल नंबर्स को रखा गया फ्रॉम 1 ऑन टू इन्फिनिटी। अब ऑड नंबर्स को 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो इन दो का सेट हो जाएगा 1, 3, 5, ठीक है। तो ये आपको कोई भी बता सकता है। सो इट्स वेल डिफाइंड, ठीक है, इसमें कोई शक, कोई दोहराई नहीं है, और हमें पता है कि इसमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही मतलब है वेल डिफाइंड, मतलब इट्स ऑलरेडी डिफाइंड। इफ यू सी द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू विल गेट ओनली 1, 3 एंड 5 आउट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, अब है हम सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं। सेट को तो डिनोट करना ही है ना। सेट को मैंने अभी डिनोट नहीं किया, अभी मैंने क्यों ऐसा किया? देखो यहाँ पे अभी हमें सेट आया था 1, 3, 5, है ना, उसको हमने रखा था ब्रेसेस में बंद, और इस सेट को मैं किसी लेटर से डिनोट करूंगा, लेकिन वो लेटर होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसे सपोज पी, क्या लिखा? पी। तो हमेशा अगर सेट ऐसे हो, P इज इक्वल टू 1, 3, 5, इन दो में से कौन ठीक है? तो ठीक ये है, गलत ये है। क्यों? क्योंकि हम सेट को कभी भी स्मॉल लेटर से डिफाइन नहीं करते। वी डोंट डिफाइन इट बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। हम इसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करते। सो दिस इज फर्स्ट रूल नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था इससे पहले कि सेट जो होता है इट्स ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो मैं एक सेट लूंगा, सेट है मेरे पास कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन कश्मीर, ठीक है। अब इसका सेट क्या है? देखो मेरे ख्याल में कुछ क्रिकेटर्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ। किसी और से पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टैलेंटेड क्रिकेटर्स चूज किए वो उस बंदे ने भी किए। सो दैट मीन्स दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसको हम सेट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन कभी आया कि कलेक्शन ऑफ 5 टैलेंटेड टीचर्स इन इंडिया, तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
इसीलिए मैंने ये लाया, मैंने सोचा आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है कि सपोज यहाँ पे अभी मैंने लिया था p इज इक्वल टू वन टू 1 3 एंड 5 है ना। तो मैं लिखूंगा कि ये जो एलिमेंट है 1 इट बिलोंग्स टू p। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो एलिमेंट है ये p सेट में आता है। इसका मतलब है अगर मुझे पता हो इस एलिमेंट का नेचर क्या है, इस एलिमेंट का नेचर क्या है और इस एलिमेंट का नेचर मुझे नहीं पता, मैं पता करा सकता हूँ कि अगर मुझे इन दो एलिमेंट्स का नेचर पता हो तीसरे एलिमेंट का मैं खुद ही निकाल सकता हूँ। ये देखो ये क्या है ऑड और क्या है नेचुरल नंबर, ये भी क्या है ऑड, ये क्या है नेचुरल नंबर, तो मैं बताऊंगा तीसरा भी होगा ऑड एंड नेचुरल नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है दिस बिलोंग्स, इस साइन का नाम होता है बिलोंग्स, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू p, 1 बिलोंग्स टू p, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब ये क्या है, दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक लैंग्वेज ना डेड लैंग्वेज, तो वहां पे इस्तेमाल होता था ये, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कभी कभी क्वेश्चन आता है, सो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। तो ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसका मतलब है सेट्स में बिलोंग्स टू। अगर ऐसा लिखा होगा 3 बिलोंग्स टू p, दैट मीन्स एलिमेंट 3 जो है p सेट को बिलोंग करता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डज नॉट बिलोंग, सॉरी, या हम लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं 4 डज नॉट बिलोंग टू p, मतलब 4 जो है p सबसेट में, p सेट में नहीं है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। चलो जी, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन है इंपॉर्टेंट, मैं आपको सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट टू बी कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स मेंबर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि p हमने लिया सेट, उसमें एलिमेंट्स कौन से थे 1 3 एंड 5, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट टू बी कंप्लीटली डिटरमाइंड व्हेन इट्स मेंबर्स आर स्पेसिफाइड इज फॉर्मली स्टेटेड एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है एलिमेंट, ये जो 3 एलिमेंट है और ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो p सेट है, this p set can be determined by the property which are associated to 1 3 and 5. So 1 is a natural number, it's odd, 3 is a natural number, it's odd, and so on. So p is a set of natural numbers which are odd and also which are less than 7. So इस प्रिंसिपल को हम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। इसको एक्सटेंशन क्यों बताया जाता है, क्योंकि देखो इसका इन्फ्लुएंस एक्सटेंड हुआ कहाँ तक, बराबर सेट तक, इस एलिमेंट का भी इन्फ्लुएंस बराबर और f5 का भी इन्फ्लुएंस यहां तक एक्सटेंड हुआ। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। चलो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप समझा होगा। देखो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे करेंगे n, ठीक है। n का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ all natural numbers। तो ये क्या होता है, नोटेशन, इनको हम बोलते हैं नोटेशंस। अगर आप सेट्स में कभी देखोगे n तो समझ लेना कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। हाँ, अगर नीचे दिया होगा कि n जो है किसी और का सेट है, उस टाइम पे आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसा नहीं दिया गया हो तो आप मान लेना कि n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, कमिंग बैक, अब है z, ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बहुत ही सिंपल है, ये याद आपको करना है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो के साथ में, ठीक है, जैसे -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे और जीरो भी आएगा, ठीक है। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं z से। अब है q is the set of all rational numbers, q set of all rational numbers, ठीक है। एग्जाम्पल -3/7 कुछ भी ले लो आप। देखो अब रैशनल
रैशनल नंबर जल्दी बता देता हूँ मैं आपको। रैशनल, देखो रैशनल, रैशनल, रैशो है ना यहाँ पे, रैशो, उसके बाद है NAL, रैशो। रैशो ये याद रखना, रैशनल का मतलब है एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशो, जैसे -3/7 जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 1, सो 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर आपको कोई बताए 5 इज अ रैशनल नंबर, आप बताओगे नो 5 हैज न्यूमरेटर बट नो डिनोमिनेटर, नो इट हैज, इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 1। और इसका एक प्री रेक्विजिट होता है। प्री रेक्विजिट इसका ये है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ये नॉन जीरो होना चाहिए, बस फिर कोई भी नंबर आप जोड़ दो, दैट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। और इनको हम डिटरमाइन करते हैं किससे? Q से। अब मैंने बताया है रैशनल नंबर, अब मैं आपको बताता हूँ इर्रेशनल नंबर भी, पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या है? दैट एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P डिवाइड बाई Q और P/Q फॉर्म, ठीक है। अब बताओ 0 है रैशनल नंबर? मुझे कमेंट से बताओ 0 है रैशनल नंबर? 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर। 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं? बिल्कुल 0 इज ए रैशनल, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 डिवाइड बाई 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। फिर से मुझे वापस मिला 0 एंड आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों जो है सेटिस्फाई हो गए, सो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन मुझे कमेंट से बताना इसका रीजन, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं इर्रेशनल, जल्दी से। इर्रेशनल, इसका अपोजिट इर्रेशनल। रैशनल और इर मतलब जो रैशनल ना हो, जो रैशो में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि पाई, E √2 और होता है Q हमारा, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रैशो, गोल्डन रैशो, ठीक है। तो पाई है हमारा यहाँ पे 22/7 या 3.14159265359, ये है यहाँ पे पाई का वैल्यू। अब ये जो डेसिमल है, दीज विल नेवर टर्मिनेट, और ये रिपीटिंग भी नहीं है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे रैशनल में, रैशनल की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपका पैटर्न बन रहा है, जैसे पॉइंट के बाद 333, उसके बाद 0 333, उसके बाद 0 333, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रैशनल नंबर। लेकिन इर्रेशनल में आपका डेसिमल के जो प्लेसेस है वो चलते जाएंगे विदाउट फॉर्मिंग एनी डेफिनेट पैटर्न, विदाउट फॉर्मिंग एनी डेफिनेट पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, दैट्स व्हाई दीज आर इर्रेशनल, सो दीज कांट बी एक्सप्रेस्ड। चलो ये क्लियर हो गया। हम कहाँ थे? हाउ टू रिप्रेजेंट Q पे थे, हाँ। तो चलो अब ये भी बता दिया, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे R। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है R वाला। देखो R क्या होता है? R इज अ सेट ऑफ रियल, R फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या है? विच आर नॉट इमेजिनरी, विच आर नॉट इमेजिनरी। कोई भी नंबर रियल में सभी नंबर्स आते हैं, आपके नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, 0 के साथ में माइनस, सारे नंबर्स, लेकिन वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी किसको बोलते हैं? आपको अगर बताएंगे √-25 का वैल्यू निकालो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और वो नेगेटिव नंबर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे ट्राई करते हैं, 5 × -5 कितना आ जाएगा? 25। लेकिन यहां पे तो स्क्वायर है, तो यहां भी माइनस होना चाहिए, प्लस बनाएगा इसको, है ना। तो किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या है? -25। अब जरा इसको स्क्वायर करो, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे -25 हो गया, इसको हम लिखेंगे √-1 × √25, ऐसे लिख सकते हैं ना। √-1 होता है बराबर आयोटा के, और √25 होता है बराबर 5 के। तो 5 आयोटा आया हमारा क्या? 5 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-25। सो ये 5 आयोटा जो है, दिस इज ए इमेजिनरी नंबर, दिस डज नॉट एग्जिस्ट।
बट सिंस वी हैव -25, तो उसका हमें फाइंड करना था कि इसका कौन सा नंबर होगा जिसको हम स्क्वायर करेंगे, फिर वो -25 देगा, दैट्स 5 आयोटा। तो 5 और आयोटा, आयोटा ये बताता है कि ये जो है नंबर दिस इज नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी। तो इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। चलो जी, हाँ अब है सी, एक और है सी, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। सी क्या हो रहा है इसको, हाँ सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये नहीं आता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी। मैंने आपको पढ़ाया था ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते थे, फिर हम उनका CF और PI फाइंड करते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल, कोई भी नंबर, मैंने 5 लिया, आप कोई भी ले सकते हो, इमेजिनरी √-25, है ना। या अगर ये भी नहीं लिया तो ऐसे लिख सकते 5 + 2 आयोटा, तो 5 + 2 आयोटा आ जाएगा इसमें। तो या तो कोई और ले लो, 7 ± 3 आयोटा। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो है दिस ऑल्सो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल और इमेजिनरी, इसमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो था नोटेशंस, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, ये भी क्लियर हो गया। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। अब है रिप्रेजेंटेशन, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, लास्ट पार्ट है, उसके बाद छुट्टी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दो मेथड्स होते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहला है हमारा रोस्टर और टैबुलर, दो नाम है इसके, दोनों याद रखना, टैबुलर फॉर्म, और है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत ही अच्छा है और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी, P हमारे पास कोई सेट है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 और नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ये रहा, दिस इज रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, आर लिस्टेड एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है। तो सिंपली आप देख सकते हो, इट्स अ बर्ड आई व्यू कि हाँ ये सेट जो है दिस इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इजी है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑल वॉवेल्स V, क्या आता है, A E I O U। तो इसमें क्या है, कोई देखेगा अच्छा ये सेट है A I O U, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू सी द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और क्या होता है इसमें, एक और फायदा है इसमें कि सिंपल होता है, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम आगे लगाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पे हमें बर्ड आई व्यू जो है मिल जाते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्या कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेट्स होते हैं, कुछ सेट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस के हमारे पास कोई फॉर्मूला दी होगी, उस फॉर्मूला को सॉल्व करना है, उसके बाद जो वहां पे कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे उस इक्वेशन के, वो हमारा सेट है। तो आपको तो पता नहीं होता है कि आपको इक्वेशन दी होगी, find the solution of this equation and thus find the elements of the set। तो आपको इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद जो वहां पे उसका सोल्यूशन जो उसको सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, दैट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ये बहुत इजी है। जैसे एक और है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42। बहुत ही आसान है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है और 42 itself, सिंपल। और हाँ, इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर मैं कैसे एलिमेंट्स को लिखूं, दैट डज नॉट मैटर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं, पहले 2 को लिखूंगा, उसके बाद 3 को, फिर 1 को, फिर मैं लिखूंगा 7 को,
अब मैं लिखूंगा 21 को, फिर 14 को, उसके बाद लिखूंगा मैं 42 को, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा 6 को। मेरी मर्जी है, इट डजंट मैटर। तो ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड does not have any relevance or does not change the meaning, does not change the set, same ही रहेगा set. These are all the numbers, natural numbers which are dividing 42. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है क्या है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट तो वही है। चलो अब है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। डॉट्स का मतलब क्या है, डॉट्स का मतलब है कि जो हमारा रीडर है उसको पता है कि आगे पैटर्न क्या होने वाला है। अब मैं इन्फिनिटी तक तो नहीं लिख सकता मैं, तो आगे रीडर को पता होता है कि हमारा जो है टीचर जो है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पे इसका फॉर्म, ठीक है। अब है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मेरे पास है कोई भी सेट v इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं x, फिर उसको बोलते हैं इज टू x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो है वोवेल ए ई आई ओ यू और बीच में यहाँ पे कॉमास। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि हमें x लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसको y नहीं लिख सकते, z नहीं लिख सकते, x अनलेस इट्स डिटरमाइंड कि आपको कोई और यूज़ करना है, वरना x हमेशा यहाँ पे लगता है। यहाँ पे x के बगैर और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है यहाँ पे, हाँ, c इज इक्वल टू z, सॉरी x is an odd natural number, तो इसमें जो है क्या आ जाएगा, इसमें 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल है यहाँ पे e इज इक्वल टू x इज टू, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट बंद। देखो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे e जो है सेट है, इसमें एलिमेंट्स है x, और x में एलिमेंट्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ज़रा स्प्लिट करो मिडिल टर्म, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ज़रा x कॉमन निकालो, x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आ जाएगा x माइनस 2 और आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, 2। तो इसका मतलब है कि हमने सोल्यूशन निकाला इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है 1 और 2 पे, सिंस ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2। अब यही है हमारा सेट, सो मैं लिखूंगा e इज इक्वल टू 1, 2। सो दिस इज टेबुलर फॉर्म। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसी सेट का, इसी नोटेशन का जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पे
सॉरी सेट बिलो फॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगा और इसका जो है रोस्टर फॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और एग्जाम्पल सेट के बारे में, उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।